गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान में पाठ 5 लोकतंत्र। इसमें हमने लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र की परिभाषा और लोकतंत्र के विभिन्न रूप पढ़ लिए हमने। आपकी किताब में रूप के बाद जो है लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत है, लेकिन अगले इस वीडियो में जो है हम लोकतंत्र के प्रकार पढ़ेंगे, क्योंकि आपको दोनों को एक साथ पढ़ना है, लोकतंत्र के रूप और प्रकार। तो लोकतंत्र के रूप कितने? 4। राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। और लोकतंत्र शासन के प्रकार है 2, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये रूप और प्रकार में आपको साथ साथ इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो कि रूप कितने और प्रकार कितने हैं ऐसे में। ठीक है, तो लोकतंत्र शासन, लोकतांत्रिक शासन के लोकतंत्र शासन, लोकतांत्रिक शासन, लोकतंत्रात्मक शासन एक ही बात है बेटा। तो लोकतांत्रिक शासन के प्रकार देखो आप, 2 प्रकार है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। किताब खोल लो आप भी। संपूर्ण उदारवादी लोकतंत्र तथा इससे संबंधित लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में 2 प्रमुख प्रकार स्वीकार किए जाते हैं, प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र को शुद्ध लोकतंत्र कहते हैं और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को शुद्ध लोकतंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें शासन स्वयं जनता करती है, स्वयं जनता प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है, प्रत्यक्ष रूप से, इसलिए इसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र क्यों कहते हैं? कि इसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं। राज्य की सत्ता का उपयोग कौन करते हैं? जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। इसलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं। तो देखो प्रश्न आपके यही बनेगा कि लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में लोकतंत्र के कितने प्रकार स्वीकार किए गए हैं? तो 2। अब देखो वर्णन आप, ये भी आपके 4 अंक का प्रश्न बनेगा पूरा, और इसमें अलग अलग भी पूछा जा सकता है 4 नंबर में कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र को समझिए, ये 4 अंक का, या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को समझिए, ये भी 4 अंक का अलग से, या फिर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी 4 अंक का बन सकता है। तो आपको दोनों के बारे में पता होगा तो आप अंतर भी स्पष्ट कर दोगे। तो देखो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है, वह नीति संबंधी फैसले लेती है और कानून बनाती है तथा प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करती है। यहाँ तक लिखना आपको, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है, यानी शासन स्वयं जनता करती है, अपने लिए जो भी निर्णय लेने होते हैं जनता स्वयं निर्णय लेती है। हरनसा का कथन है, ये हरनसा, तो इसने जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की परिभाषा दी है, इसको अपन बाद में लिखेंगे, अभी तो आप यहाँ तक ही कर लेना, अंडरलाइन कर लो इसे थोड़ी सी डार्क, इस पे क्या कहा है हरनसा ने। हरनसा का कथन है, वास्तविक अर्थ में लोकतांत्रिक शासन एक ऐसा शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है। हरनसा का यह मत प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर पूरी तरह से लागू होता है। ये उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में पाई जाती थी और वर्तमान में पूरी दुनिया में केवल, अंडरलाइन कर लो इस पे, वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है पूरी दुनिया में केवल स्विट्जरलैंड के 5 कैंटन यानी प्रांत राज्य में पाई जाती है। स्विट्जरलैंड एक देश है और ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली जो है वर्तमान में स्विट्जरलैंड के जो 5 कैंटनों यानी 5 प्रांतों में ही पाई जाती है। और उसको भी इस शासन के प्रकार को जिंदा बनाए रखने के लिए जो है उन 5 कैंटनों में ये प्रत्यक्ष शासन प्रणाली अभी तक रखी गई है, क्योंकि इसके लिए जो है कम जनसंख्या चाहिए होती है। ये शासन प्रणाली, प्रत्यक्ष शासन प्रणाली लोकतंत्र की जो है ये कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ही लागू हो सकती है, क्योंकि सब लोग इकट्ठे होते हैं, सब निर्णय लेते हैं, तो इसमें कई तरह की समस्याएं हैं। जैसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सब लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, होते भी है तो सबके विचार नहीं मिलते, इस तरह से।
तो देखो, अब आपने यहाँ तक लगा लिया होगा, इसमें नियुक्त करती है यहाँ तक, ठीक है। हर नशा पे ऐसे डार्क अंडरलाइन कर लो। इसके बाद आप लिखोगे वापस यहाँ से वर्तमान से, यहाँ से लगा लो वापस वर्तमान में। अब यहाँ से लिखना है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आपको। वर्तमान में पूरी दुनिया में केवल स्विट्जरलैंड के 5 कैंटोनों में पाई जाती है शासन प्रणाली। वस्तुतः प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था केवल छोटे तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में ही संभव है, किंतु वर्तमान काल में अधिकांश राज्य आकार एवं जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्य हैं, इसलिए उनमें इस प्रणाली को लागू करना संभव नहीं है, ठीक है। तो और अब हर नशा का अब लिखना आपको, यहाँ से यहाँ लिख लो आप हर नशा, ठीक है। यहाँ लिखो आप हर नशा ने जो कहा था ना, अगर आपके 4 नंबर में आ जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र को समझाना, तो ये पहले वर्णन लिख के फिर हर नशा का कथन लिखना है आपको, ठीक है। हर नशा का कथन क्या है जो वहाँ ऊपर आपने अंडरलाइन करी, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष लोकतंत्र का वर्णन अगर आपके 4 अंक का आता है तो आप क्या लिखोगे, यहाँ से शुरू से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है, वह नीति संबंधी फैसले लेती है, कानून बनाती है तथा प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करती है। यहाँ से अब यहाँ जो वापस वर्तमान में पूरी दुनिया में केवल स्विट्जरलैंड के 5 कैंटोनों में, यहाँ से लेकर ये लागू करना संभव नहीं है यहाँ तक, और फिर हर नशा के कथन को बाद में लिखना है। यह आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र को समझिए या टिप्पणी लिखिए का उत्तर पूरा। अब देखो आप अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपके समझ में आ गया होगा, और इसी में से आप अंतर बनाओगे। अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र देखो, इनडायरेक्ट और ये क्या है, रेस्प्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो इसमें देखो आप, और वर्तमान में सभी लोकतांत्रिक देशों में ये लोकतांत्रिक शासन का यही प्रकार उपयोग में लिया जाता है। वो प्रत्यक्ष तो केवल स्विट्जरलैंड के 5 कैंटोनों में, आपको ये याद रखना है, ये कि अंतर में लिखा जाएगा। देखो आधुनिक काल में प्राय सभी लोकतांत्रिक राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र ही पाया जाता है। इसके अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करती है, अपितु अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है, यहाँ तक, ठीक है। इसमें स्वयं जनता नहीं करती है, जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, और प्रतिनिधि जो है अपनी शासन की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। वो जनता के हित में कार्य करते हैं, जनता के लिए करते हैं, लेकिन जनता स्वयं शक्ति का, शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करती है। कौन करते हैं, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। जैसे हमने सरपंच को चुना, तो अब शासन की शक्ति किसके पास है, सरपंच के पास है, वार्ड पंच के पास है। जनता ने एमएलए चुना, एमपी चुना, जिसको जनता प्रत्यक्ष वोट देकर चुनती है, ठीक है, और शासन की शक्ति का प्रयोग वो करते हैं, तो वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। जे.एस. मिल के अनुसार, अब हर नशा की तरह इस पर भी थोड़ी डार्क लाइन कर लो। जे.एस. मिल जो राजनीतिक विज्ञान के विद्वान हैं, इन्होंने क्या कहा है। जे.एस. मिल के अनुसार अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जनता या जनता की बहुसंख्या शासन की शक्ति का प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है जिन्हें वह समय समय पर चुनती है। समय समय पर यानी अपने भारत में कौन सा कितने समय में चुनती है, 5-5 वर्ष में, 5 वर्ष में चुनती है जनता अपने प्रतिनिधियों को। तो जे.एस. मिल के अनुसार जो है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जनता या जनता की बहुसंख्या, संपूर्ण जनता तो आती नहीं है, आपको पता है ना, 18 वर्ष से ऊपर आयु के ही चुन सकते हैं। तो जनता की बहुसंख्या शासन की शक्ति ये या प्रयोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है जिन्हें वह समय समय पर चुनती है। यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में शासन की शक्ति का प्रयोग कौन करते हैं, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। ये किसने लिखा है, जे.एस. मिल के अनुसार। तो आपको इसकी परिभाषा भी लिखनी है, इसमें आपको अलग नहीं, उसके बाद ही लिख देनी है, ठीक है। यहाँ तक आप लिख दिए, और नीचे की लाइन में जैसे ब्लैक पेन से लिखो जे.एस. मिल के अनुसार, तीर का निशान बनाओ, सामने की लाइन को छोड़ो, नीचे भी जे.एस. मिल के अनुसार लिखा, उसके नीचे जगह छोड़ो, और वहाँ से ये लिखना स्टार्ट करो, यहाँ से यहाँ तक इसकी परिभाषा इन्वर्टेड कोमा में। अच्छा लगेगा आपका काम, ठीक है। अन्य विद्वानों ने भी मिल की परिभाषा से मिलती जुलती परिभाषाएं दी है। इस संबंध में कुछ निम्नलिखित परिभाषाएं निम्नलिखित है। तो देखो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की 4 विद्वानों की परिभाषा तो हमने लिख ही ली है,
और अगर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का या प्रतिनिधि लोकतंत्र का 4 नंबर का आप किससे के अलग प्रश्न आता है तो कम से कम आपको 4 विद्वानों की परिभाषा और ये यहाँ तक तो लिखना ही है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है। और फिर आप जेएस मिल की लिख दो या किसी भी कोई भी 4 विद्वानों की परिभाषा लिख दो आप, ठीक है। और जेएस मिल की लिख दो तो अच्छी बात है। अब देखो, जेएस मिल की तरह ही मिलती जुलती अन्य विद्वानों की परिभाषाएं हैं। इस संबंध में कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित है। देखो, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति कानूनी तौर पर किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं अपितु संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। ये किसने कहा? लॉर्ड ब्राइस की परिभाषा है ये। आप इसको छोड़ दो, सिर्फ एक जेएस मिल की तो याद कर लेना, इसको आप छोड़ ही दो, ठीक है। और बाकी आपको 4 विद्वानों की अब्राहम लिंकन, सीले, डाइसी, बर्न्स और जेएस मिल की आपको याद करनी है। इसको छोड़ दो, चाहे आप लिखना ही मत, ठीक है। अब अगली देखो, डाइसी की लोकतंत्र व शासन व्यवस्था। थोड़ा ध्यान में तो रखना बेटा इसको, ये पूरी परिभाषा आकर ये आ सकता है कि ये परिभाषा किस विद्वान की है, तब अपन को ये लिखना होगा लॉर्ड ब्राइस, ठीक है। अगली है लोकतंत्र व शासन व्यवस्था जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। ये परिभाषा किसकी है? डाइसी की। अगली परिभाषा लोकतंत्र व शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का शासन कार्य में भाग हो। ये परिभाषा किसकी है? सीले की। अगला है चौथी परिभाषा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। ये किसकी परिभाषा है? अब्राहम लिंकन की। और यही लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा है और लोकप्रिय परिभाषा भी है। ये भी आ सकता है आपके 1 नंबर में कि लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा कौन सी है या लोकतंत्र की लोकप्रिय परिभाषा कौन सी है, किसकी है? अब्राहम लिंकन की। क्या है ये? लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है या जनता द्वारा किया गया शासन है, इसे भी लिख दो तो चलेगा। तो आप याद रखोगे परिभाषाएं आपको किस किस की याद रखनी है? अब्राहम लिंकन की, सीले की, डाइसी की, और अब्राहम लिंकन, सीले, डाइसी, बर्न्स और जेएस मिल, ठीक है। 5 विद्वानों की परिभाषा आपको लोकतंत्र की परिभाषाओं में याद रखना है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में आपको याद रखना है हर नशा। कैसे मैंने बताया वैसे ही आपको कार्य करना है, तो दोनों का लिख लेना। अब प्रश्न बनेगा आपके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर का, तो आप ऐसे लाइन खींच के करोगे इसको, ठीक है। इधर लिख लेना प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इधर लिख लेना अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। और अब इसके साथ ही आप इसका वर्णन पढ़ो। जैसे पहला पॉइंट लिख लोगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र में कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। इसमें लिखो कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करते हैं। ऐसे कम से कम 4-5 अंतर आपको लिखना है। जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कम जनसंख्या वाले छोटे इलाकों में ही लागू हो सकता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है विशाल जनसंख्या वाले देशों में लागू होता है। इस तरह से जो भी आपको अंतर लगे कम से कम 4 अंतर तो होने ही चाहिए, ठीक है। यह आपके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकार का प्रश्न 3 प्रकार के बन रहे हैं, इसमें आपको समझा दिया मैंने। ओनली प्रत्यक्ष लोकतंत्र को समझिए, ये भी पूछा जा सकता है। ओनली अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं, इस तरह कैसे भी लैंग्वेज हो सकती है। या फिर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की तुलना कीजिए या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये तो दोनों एक ही है प्रश्न, तुलना कीजिए या अंतर स्पष्ट कीजिए, ये एक ही तरह के प्रश्न है, इनका उत्तर एक ही है, ठीक है। अच्छे से कर लेना इन। आगे देखो, विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत की गई अनेक परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली कुछ विशिष्ट लक्षणों से युक्त है। अब जैसे हमने इसके रूप देखे, प्रकार देखे, विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं हमने जानी लोकतंत्र की, तो ये सब देखकर जो है इन परिभाषाओं के माध्यम से और प्रकार और रूपों के माध्यम से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रजातांत्रिक, एक ही बात है ना, प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक शासन प्रणाली के कुछ विशिष्ट लक्षण भी होते हैं, कुछ विशिष्ट लक्षणों से युक्त है। यानी परिभाषा, जैसे हम कह रहे हैं कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन है, तो ये इसकी एक विशेषता हो गई कि लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है।
तो अब है अगला टॉपिक हमारा लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। ये भी आपके 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा पूरा, कि लोकतंत्र की कोई 4 विशेषताएं बताइए। देखो, जनता का शासन, पहली विशेषता क्या है? जनता का शासन। पहली विशेषता देखो, शासन की एक प्रणाली के रूप में लोकतंत्र संपूर्ण जनता का शासन है। जनता का अर्थ संपूर्ण जन समूह व प्रत्येक व्यक्ति से है। इस प्रकार ये किसी विशेष नस्ल, भाषा, संस्कृति आदि से संबंधित वर्ग का शासन नहीं है। आपको इतना नहीं लिखना, सिर्फ आप तो ये यहाँ तक ये लिखो। शासन की एक प्रणाली के रूप में लोकतंत्र संपूर्ण जनता का शासन है। इसमें प्रभुत्व शक्ति जो है जनता के हाथ में होती है। वो जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, उन पर नियंत्रण रखती है और उनको हटा भी सकती है। ठीक है, ये जनता के शासन में आप थोड़ा सा ये भी लिख सकते हो। अगला देखो, अगली विशेषता है जनता द्वारा निर्मित शासन। जनता द्वारा निर्मित शासन। शासन किसके द्वारा निर्मित होता है लोकतंत्र में? जनता के द्वारा, क्योंकि जनता ही जो है शासन तंत्र का निर्माण करती है अपने प्रतिनिधि चुन के। लोकतंत्र में सरकार का निर्माण जनता द्वारा किया जाता है। इसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वे प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं। तो जनता द्वारा निर्मित शासन है। और जनता शासन कैसे निर्मित करती है? अपने प्रतिनिधि चुनकर। अगला देखो, अगली विशेषता है लोकतंत्र शासन का साधन है, साध्य नहीं। ये हमने राजनीतिक लोकतंत्र में भी पढ़ा था कि राजनीतिक लोकतंत्र जो है एक साधन है, साध्य नहीं। तो देखो कैसे, तीसरी विशेषता लोकतंत्र की, लोकतंत्र में शासन को कभी भी साध्य नहीं माना जाता है, अपितु शासन को साधन माना जाता है। वास्तव में लोकतंत्र में शासन निम्नलिखित साध्यों यानी लोकतांत्रिक साध्यों की प्राप्ति का साधन माना जाता है। पहला, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गौरव की रक्षा। दूसरा, सार्वजनिक हित में वृद्धि। देखो, वास्तव में लोकतंत्र शासन निम्नलिखित साध्यों यानी लोकतांत्रिक साध्यों की प्राप्ति का साधन माना जाता है। क्या? कि लोकतांत्रिक शासन में व्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, उसके गौरव की रक्षा होगी। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाला साधन क्या है? लोकतंत्र। गौरव की रक्षा करने वाला साधन क्या है? लोकतंत्र। तो साधन हुआ। सार्वजनिक हितों में वृद्धि होगी। लोकतंत्र में किसी एक पक्ष का हित न होकर सभी के पक्ष में सभी का हित होता है। यानी देखो, अभी लोकतांत्रिक शासन में कोई भी योजना बनती है, कोई भी कानून बनता है तो किसी एक वर्ग विशेष के लिए या किसी जाति विशेष के लिए या क्षेत्र विशेष के लिए नहीं बनता है, वो सबके लिए बनता है। तो इसमें सार्वजनिक हितों की वृद्धि का साधन भी है लोकतंत्र। ठीक है, और व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने का साधन है। व्यक्ति के गौरव की रक्षा करने का, सम्मान की रक्षा करने का साधन है लोकतंत्र। तो इस प्रकार लोकतंत्र एक साधन है, साध्य नहीं। ठीक है, और साध्य तो क्या है? ये है साध्य तो स्वतंत्रता, गौरव, सार्वजनिक हित, ये साध्य है जिनको लोकतंत्र पूरा करता है। तो वो क्या हो गया? एक साधन हो गया। ठीक है, अगली विशेषता है लोकतंत्र की जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। बेटा, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है कि लोकतंत्र शासन जो है जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र शासन में जो है शासन का चुनाव जनता करती है, वो अपने प्रतिनिधि चुनती है, उनको कहाँ तक पहुँचाती है? एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक जनता ही पहुँचाती है। तो वे जो जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और जिनको शासन में भेजती है, वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है जनता के प्रति। लोकतंत्र जो है जनता के प्रति उत्तरदायी शासन है। इसमें जो है जनता के हितों की रक्षा की जाती है। तो देखो, अंडरलाइन कर लेना सबके, और अच्छे से अपने जैसे ये अंडरलाइन कर लिए, तीर का निशान बनाए, सामने की लाइन को छोड़े, नीचे की लाइन में भी यहाँ से लिखना स्टार्ट करा वर्णन इसका कि लोकतंत्र में ऐसे, जैसे मैंने बता रखा, पॉइंट का वर्णन करना। तो जनता के प्रति उत्तरदायी शासन। लोकतंत्र में शासन प्रणाली लोक प्रभुत्व के सिद्धांतों को स्वीकार करती है। लोक प्रभुत्व यानी प्रभुत्व किसका है? लोक यानी जनता का। तो लोक प्रभुत्व के सिद्धांत को स्वीकार करती है। लोकतंत्र शासन में शासन प्रणाली लोक प्रभुत्व यानी जनता की प्रभुत्व शक्ति के सिद्धांत को स्वीकार करती है कि शासन की शक्ति किसके हाथ में है? जनता के हाथ में है। ये स्वीकार करता है लोकतंत्र शासन प्रणाली जो है, ये स्वीकार करती है। लोकतंत्र प्रभुत्व का मतलब कि शासन की शक्ति जनता के हाथ में है।
अतः लोकतंत्र में शासन अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। कि लोक प्रभुत्व के सिद्धांत को स्वीकार करती है ना, कि शासन जनता के हाथ में। अगर हमने जनता के हित में कार्य नहीं किया, जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं रहे, तो जनता अगले आने वाले 5 सालों में हमारा चुनाव ही नहीं करेगी, दूसरी सरकार आ जाएगी। तो यही बात है कि जनता के प्रति उत्तरदायी शासन की लोकतंत्र में शासन प्रणाली लोक प्रभुत्व के सिद्धांत को स्वीकार करती है। अतः लोकतंत्र में शासन अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका अर्थ है किसका? जनता के प्रति उत्तरदायी का अर्थ क्या है? देखो, इसका अर्थ है यदि सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनती है, जनमत का सम्मान नहीं करती है तथा सार्वजनिक हित में कार्य नहीं करती है, तो जनता उसको बदल भी सकती है। ये साधन पढ़े थे ना अपन ने, ये तीनों ही ऊपर, ये स्वतंत्रता, गौरव की रक्षा, सार्वजनिक हित में वृद्धि, ये सब ये पढ़े थे। तो इसी का जो है क्या करती है, इन्हीं के प्रति उत्तरदायी होती है कि जो है लोकतांत्रिक शासन में व्यक्ति के स्वतंत्र रहे, स्वतंत्रता को कोई आँच न हो, स्वतंत्रता छीनी न जाए किसी व्यक्ति की, उसके सम्मान की रक्षा हो और सार्वजनिक हित में जो भी कार्य हो सार्वजनिक हित में हो। तो इसके प्रति जो है सरकार उत्तरदायी होती है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो जनता उसे बदल भी सकती है। इसलिए जो है लोकतांत्रिक शासन में सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी होना रहता है। ठीक है, जनता के प्रति उत्तरदायी का अर्थ, इसका अर्थ किसका अर्थ? जनता के प्रति उत्तरदायी का अर्थ कि सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनती है, जनमत का सम्मान नहीं करती है और सार्वजनिक हित में कार्य नहीं करती है, तो जनता उसे बदल भी सकती है। ये सब नहीं किए सरकार ने, किसी सरकार ने, यानी वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, तो जनता उसको बदल देगी। ठीक है, इसलिए लोकतंत्र में सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी रहना पड़ता है। अगला है लोकतंत्र विकासशील शासन है। लोकतंत्र शासन जो है विकासशील शासन है। जिन देशों में लोकतंत्र शासन है उसमें जो है विकास भी अच्छा होता है। देखो 5 विशेषता। आधुनिक काल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की कई अवस्थाओं से गुजरी है। आधुनिक काल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली विकास की कई अवस्थाओं से गुजरी है। प्रारंभ में ये व्यक्तिवादी लोकतंत्र था, अपन ने पढ़ा था राजनीतिक लोकतंत्र में कि अतीत में ये व्यक्तिवादी लोकतंत्र था, जो बाद में उदारवादी लोकतंत्र में बदल गया, और वर्तमान में ये लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित हो गया। वर्तमान में भी हम उदारवादी लोकतंत्र को ही अपना रहे हैं, लेकिन उसमें उदारवादी लोकतंत्र में जो है ये लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित हो गया। लोक कल्याणकारी राज्य यानी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राज्य कैसा होगा? लोक कल्याणकारी राज्य होगा। राज्य वही शासन वही कार्य करेगा जो लोगों के हित में हो, लोगों का कल्याण हो रहा हो, भलाई हो रही हो, वही कार्य करेगा। तो वर्तमान में ये लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित हो गया है क्या? लोकतांत्रिक शासन। इस विकास का परिणाम ये हुआ कि जहां प्रारंभ में लोकतंत्र ने व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता तथा संवैधानिक शासन पर बल दिया, वहीं अब ये सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में समानता व न्याय के सिद्धांत को भी स्वीकार करने लगा है। इस प्रकार लोकतंत्र के विकास ने उसके मूल्यात्मक स्तर में वृद्धि की है। क्या किया है? देखो इसमें कहा गया है कि ये जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुसार लोकतंत्र का विकास हुआ है ना, इस विकास का परिणाम ये हुआ। लोकतंत्र का विकास लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को लेकर हुआ, तो इसका परिणाम ये हुआ कि जहाँ प्रारंभ में लोकतंत्र व्यक्तिवादी लोकतंत्र था, तो व्यक्तिवादी लोकतंत्र एक व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता, समानता तथा संवैधानिक शासन पर ही बल देता था। वहाँ अब ये सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में वहाँ अब व्यक्ति की नहीं है, अब संपूर्ण सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समानता व न्याय के सिद्धांत को भी स्वीकार करने लगा है। अतीत में वो व्यक्तिवादी लोकतंत्र था, तो व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता तथा संवैधानिक शासन विधि पर ही बल देता था एक व्यक्ति की। लेकिन अब वहाँ कहाँ, जहाँ लोकतांत्रिक शासन है वहाँ अब ये सामाजिक, अब ये यानी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में समानता व न्याय के सिद्धांतों को भी स्वीकार करने लगा है। तो विकास ही हुआ ना, विकासशील हुआ। जहाँ एक व्यक्ति का विकास चाहता था पहले अतीत में,
वो वहाँ अब जो है सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में, प्रत्येक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में सभी को समानता और न्याय के सिद्धांत को स्वीकार करने लगा है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, विकासशील शासन कहा गया है। आप यहाँ से देखोगे कि अतीत में व्यक्तिवादी लोकतंत्र था, तो वो एक व्यक्ति के बारे में ही बारे में पर ही बल देता था, उसकी स्वतंत्रता समानता का। लेकिन अब सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समानता व न्याय के सिद्धांत को स्वीकार करने लगा है, जिसका जो है लाभ सबको मिलता है, एक व्यक्ति को नहीं मिलके सबको मिलता है। इस प्रकार लोकतंत्र के विकास ने उसके मूल्यात्मक स्तर में वृद्धि की है। इससे जो है लोकतंत्र के मूल्यात्मक स्तर में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यानी अधिक से अधिक देश जो है लोकतांत्रिक शासन पद्धति को अपनाने लगे हैं। ठीक है, ये 5 विशेषताएं हो गई आपकी। आगे देखो, आधुनिक विश्व में प्रतिनिधि प्रजातंत्र के 2 प्रमुख रूप है। ये भी हमने राजनीतिक लोकतंत्र में पढ़ाया था मैंने आपको। प्रतिनिधि प्रजातंत्र के फिर से 2 रूप है, संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। ये मैंने आपको कल जो नोट्स भेजे थे, लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, संसदात्मक शासन व्यवस्था, वही संसदात्मक लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक, जो पहली फोटो भेजी थी ना, वही है ये। ठीक है, तो संसदात्मक शासन देखो, आधुनिक विश्व में प्रतिनिधि लोकतंत्र के 2 रूप है। राजनीतिक लोकतंत्र में भी समझाया था बेटा मैंने आपको, सारणी देखना पहले वाले वीडियो में। प्रथम का आदर्श उदाहरण है ब्रिटेन शासन प्रणाली, और द्वितीय का आदर्श ब्रिटेन और हमारा भारत भी है। भारत में भी इसी प्रकार की शासन प्रणाली है संसदात्मक की। ठीक है, और ये हमने ब्रिटेन से ही लिए। जैसे ब्रिटेन में जो वहाँ का राजा होता है, उसके जो स्थिति है, वैसी ही हमारे देश में हमारे राष्ट्रपति की होती है। तो ब्रिटेन और भारत है, तो यानी ये संसदात्मक शासन व्यवस्था के उदाहरण है ब्रिटेन और भारत। और द्वितीय यानी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन प्रणाली है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसमें संघीय स्तर पर संसदात्मक व अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों के मिश्रित रूप को अपनाया गया है। और स्विट्जरलैंड में जो है संघीय स्तर पर संसदात्मक, और ये होगा आपके संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों के जो है मिश्रित रूप को अपना लिया गया। कुछ विशेषताएं संसदात्मक की ले ली, कुछ अध्यक्षात्मक की ले ली। कहाँ, स्विट्जरलैंड में। अमेरिका में पूरी तरह से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, जिसमें सारी शक्तियां किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। और ब्रिटेन और भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है, जिसमें संविधान के अनुसार शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन जो है शासन की प्रभुत्व शक्ति जो है प्रधानमंत्री के पास होती है। राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है, ये मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो ये अलग चीज़ है, ये आपके समझने की। आपको तो विशेषताएं तो यहाँ तक ही लिखनी है। अगर आ जाए कि लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, तो ये 5 बिंदु, 5 में से भी 4 ही पूछे जाएंगे आपके, 4 अंक का प्रश्न है तो। ठीक है, लेकिन आपको तो 5 लिखनी है और याद करनी है। अब मैं होमवर्क आपको वीडियो के साथ साथ ही बताते जा रही हूँ। 3 प्रश्न तो आपके इसके बन गए लोकतंत्र के प्रकार में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अलग से वर्णन, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का अलग से वर्णन, और 4-5 विद्वानों की जो परिभाषाएं हैं वो दोगे। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में दोबारा लिखनी है आपको परिभाषाएं इन 4 विद्वानों की। किस किस की, अब्राहम लिंकन की, सीले की, डायसी की और जे.एस. मिल की लिख लेना। ठीक है, और ये 2 अलग अलग हो गए। एक मैंने अंतर या तुलना वाला प्रश्न करना है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का, और एक ये लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, विशेषताएं बताइए, ये करना है आपको। ठीक है बेटा, तो आज का HW मैंने आपको बता दिया है। कितने प्रश्न हो गए, 4 प्रश्न। अब जो अपन लोकतंत्र के सिद्धांत पढ़ेंगे अगले वीडियो में। वीडियो ढंग से देखो बेटा, और जो होमवर्क बताया जा रहा है वो करो, और मैं और प्रश्न भी भेज दूंगी 4 अंक वाले आपके।